समझ में आना शुरू हो। ऑलराइट, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक इन सवालों का जवाब कि एचसी वर्मा सफिशिएंट है क्या, आपका मटेरियल सफिशिएंट है क्या, ये वो, इन सब सवालों के जवाब लेने से पहले आप ये तो जाने कि हम फिजिक्स पढ़ा क्या रहे, क्योंकि मेरी आपसे और कोई तरीका नहीं है पहुंचाने का कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ आप सोचें। ऑलराइट, केवीपीवाई के कोर्स और ये सब सवालों के जवाब, हाँ यूनिशन डायमेंशन होगा, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, आप दोबारा सुन सकते हैं लेक्चर। ऑलराइट, हम लोग बस ये है कि फिजिक्स को जो है पहले वो समझना चाह रहे हैं कि वो क्या होती है। ऑलराइट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉजुअलिटी वगैरह सब कवर होगा, डोंट वरी। ऑलराइट, आई एम फुली प्रिपेयर्ड विद डार्क स्लाइड्स, डार्क थीम। सो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। राइट, तो नाउ आई हैव अ रिक्वेस्ट आप लोगों के फायदे के लिए, हाँ बेसिक मैथ्स भी पढ़ाएंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। ऑलराइट, कि हाँ ये सब चीजें करवाएंगे, ये हमने पिछली क्लास में बताया था कि आप लोगों को हम मैथ्स ऑन नीड बेसिस पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो लेक्चर अवेलेबल होगा, वो आप सुन लीजिए, वहां हमने बता रखा है कि ऑलराइट कैसे कब करना है। ओके, हम कब कौन सी चीज करा रहे होंगे फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। अभी हम लोग बेसिकली फिजिक्स क्या है आपको ये समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले चुन रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनएलएम। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे खत्म होगा, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट, हाँ यदि आपको वेव आता है पढ़ना चाहते तो मैंने वेव का यूट्यूब पे लेक्चर दिया था अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल पे, तो उसमें वेक्टर्स भी आएगा, एवरीथिंग जो 11th में है वो सब आएगा, पर मैथ्स वुड बी ऑन नीड बेसिस। ऑलराइट, एक छोटी सी चीज और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू एनएलएम, ऑलराइट, ये नोट्स के बारे में, तो नोट्स बिल्कुल बनाने बच्चों, सब लोगों के हाथ में इस समय एक पेन एक कॉपी होनी चाहिए जहाँ पे फिजिक्स बाय एजी सर लिखा होना चाहिए, ताकि पता रहे भाई मेरे वाली क्लास के नोट्स आप लोग लिख रहे हैं तो फिजिक्स बाय एजी सर, जहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं चैप्टर की लॉज ऑफ फिजिक्स इंट्रोडक्शन टू एनएलएम, ये हेडिंग आप डाल के शुरू कर सकते हैं। और जितनी मैथ्स की जब जरूरत पड़ेगी मैं करवाऊंगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसा मैंने कहा जो नई फिलॉसफी है दुनिया में फिजिक्स पढ़ाने की, हम वो फॉलो करें, ठीक है। सो प्लीज लेट्स स्टॉप नाउ राइटिंग हियर एनीथिंग, अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखेगा जब तक कोई डाउट ना हो। ऑलराइट, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। सो हियर वी गो, उप्स, ये तो था हमारा स्पीड वगैरह जो थी, मैंने सोचा डाल क्या। सो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ बात कर रहे थे, जरा उसी पे आगे कहानी शुरू करते हैं। हम लोग जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो बच्चे अभी भी चैटिंग पे लिख रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, रियली बैड। ऑलराइट, आई डू नॉट अप्रिशिएट सच स्टूडेंट्स। ऑलराइट, मैं उनके नाम यदि एक बार मेरे पास आते गए, ऑलराइट, तो फिर उनके मैं शायद डाउट के जवाब देने में भी थोड़ी सी कोताही करूंगा, तो प्लीज अपने टीचर को नाराज नहीं करना चाहिए। सो माय रिक्वेस्ट इज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ऑलराइट, सो अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, चाहे हाथ जोड़ना लिख रहे हैं चाहे कुछ भी लिख रहे हैं, मत लिखिए, सुनिए, नहीं तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज हम फिजिक्स का एक्चुअल शुरुआत कर देंगे। फिलॉसफी क्या है, साइंस ऑफ फिजिक्स की बता चुका, ठीक है। या बुक के लिख रहे हैं लोग, नितिन जुआल, रियली बैड नितिन, मना करने के बावजूद। और सो लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में हम जो बात करना चाह रहे थे पिछली क्लास में, ऑलराइट, वो जरा सा अपन ले लेते हैं। तो क्या लॉज ऑफ फिजिक्स जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है? आर दे जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस? ऑलराइट, व्हाट इज इट जो उनको मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफरेंट करता है? ऑलराइट, आर दे जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस?
इट सीम्स कुछ मेरा पेन टेप मेरे पास दूसरा है, टेक दैट, और लैग आ रहा है तो रिफ्रेश कर दो। ओके, here we go. So all right, so are they just mathematical equations or they are more than that? यही बात को आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि मैथमेटिशियंस को, जैसा रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, उनको पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, वो किस, they don't even know what they are talking about as they themselves say, or whether what they say is true, जो कह रहे हैं वो सच है गलत है, सब चीज के बारे में वो टेंशन नहीं लेते, वो सब स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो इसी बात को मैं थोड़ा सा आज एक्सपेंड करते हुए न्यूटन्स लॉ तक आपको लेकर जाऊंगा। सो मैथमेटिशियंस को या मैथमेटिक्स को क्या बातें हैं जो समझ में नहीं आती, why we need to understand that to start learning Newton's law, नहीं तो हम सारा न्यूटन्स लॉ गलत सलत सीखेंगे। ऑलराइट, सो मैथमेटिक्स को क्या चीज समझ में नहीं आती, तीन बातें मैथमेटिक्स और फिजिक्स को अलग करती है। हाँ, आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जब आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, लिखने के लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको जब अच्छा लगे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट मैं फिर से कहूंगा, स्पेशल क्लास दोबारा सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा नोट्स कैसे बनाने। सो व्हाट मैथमेटिक्स डज नॉट अंडरस्टैंड इज एब्सोल्यूट एंड relative quantities. All right, what it does not understand is कि absolute क्या है, relative क्या है, इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल लॉ क्या है और कंडीशनल लॉ क्या है, और कंडीशनल लॉ के अंदर कंडीशंस क्या है। यदि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑलराइट पढ़े और ये समझे बिना कि वो लॉ यूनिवर्सल है कि कंडीशनल है, और यदि कंडीशनल है तो कौन सी कंडीशंस के अंडर वैलिड है, कौन सी कंडीशन में फेल होते हैं, ऑलराइट, ये सारी चीजें हमको जाननी जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग न्यूटन्स लॉ। ऑलराइट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉजुअलिटी, जिसके बारे में थोड़ा सा हिंट पिछली क्लास में दिया था। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यदि आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे, फोकस से सीखेंगे, तो बड़ी शानदार जर्नी है, ऑलराइट, जो हमें लेकर जाएगी न्यूटन्स लॉ की सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो आपको कहीं किसी किताब में कहीं कुछ नहीं मिलता। मैक्सिमम लोग आते हैं, सीधे सवाल लगाते हैं और बच्चों को बोलते हैं सवाल लगा लो, खुश लो, और वो वैसे ही सवाल करा देते हैं जैसे सवाल उन्होंने क्लास में कराए होते हैं। ऑलराइट, मैंने पिछले लेक्चर में रोहित कुमार बोल दिया यूनिवर्सिटी में जो होगा कि नहीं होगा। प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, आपको सीक्वेंस जो है टॉपिक्स की मैंने पिछली क्लास में बोल दी है। ऑलराइट, so please stop writing all these things and please focus on what is being taught. All right, so here we go. So सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि मैथ्स और फिजिक्स को क्या चीज अलग करती है, ये तीन बातें अलग करती है। क्या तीन बातें अलग करती है मैथ्स और फिजिक्स को? एब्सोल्यूट क्वांटिटी और रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है, ये मैथ्स के समझ में नहीं आता। यूनिवर्सल एंड कंडीशनल लॉ क्या होते हैं, मतलब कौन सी कंडीशन में इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये मैथ्स के समझ में नहीं आता। और कौन सा साइड ऑफ इक्वेशन कॉज को बता रहा है, कौन सा साइड इफेक्ट को बता रहा है, ये भी मैथ्स को समझ में नहीं आता। राइट, सो आर वी रेडी टू स्टार्ट दिस जर्नी, जहां पहली बार अपनी लाइफ में मैथ्स और फिजिक्स का अंतर समझेंगे। हाउ मेनी आर रेडी to learn this, कि how physics as a subject stands
ऑन इट्स ओन, इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स की जो चीज है, राइट। तो ये 3 चीजें मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, और यही काम खत्म करते करते यू विल रियलाइज कि हम लोग न्यूटन्स लॉ तक पहुंच जाएंगे। क्यों जरूरी न्यूटन्स लॉ के पहले जानना? नहीं तो आप इस इक्वेशन को, ऑलराइट, न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन को, ऑलराइट, सिवाय एक मैथ्स की इक्वेशन के कुछ और नहीं समझेंगे, जबकि ये एक लॉ है फिजिक्स का, जिसको समझने के लिए हमें तीनों बातें जाननी जरूरी है। ठीक है, सो हियर वी गो। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव क्वांटिटीज, ऑलराइट। इसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होती है और रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है, ऑलराइट। आप में से कोई लिखना चाहेगा यहाँ पे कि सर देखिए ये जो क्वांटिटी है ये एब्सोल्यूट है, ऑलराइट, कोई लिखना चाहेगा? अच्छा, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को कि मेरी जो सीक्वेंस है या जो भी है वो अलग क्यों है, ऑलराइट। मैं अपनी तरफ से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये जो कोटा की फिजिक्स ऑल ओवर इंडिया फेमस है, कोटा के क्वेश्चंस या कोटा का मटेरियल जो ऑल इंडिया फेमस है, वो 15 साल पहले 20 साल पहले मैंने ही बनाए थे, उसमें से बहुत सारी चीजें। तो यदि मैं आगे आगे टाइम के साथ बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे लगा ये तरीका ज्यादा अच्छा फिजिक्स सीखने का, तो मैंने अभी एक और नया तरीका बनाया जो पिछले 4-5 साल से डिफरेंट है, ऑलराइट, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऑलराइट। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक तो होती है क्वांटिटी, एक होता है ऑब्जर्वर। क्वांटिटी समझने से भी जरूरी चीज है सबसे पहले ये समझना कि ऑब्जर्वर क्या स्टोरी है, फ्रेम क्या स्टोरी है। जब हम ऑब्जर्वर कहते हैं तो उसी को अपन लोग कभी कभी मैथमेटिकली या थोड़ा ज्यादा टेक्निकली रिगरसली फ्रेम बोल देते हैं, ऑलराइट। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझे ऑब्जर्वर या फ्रेम का आइडिया, ऑलराइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, इज योर फादर रिच? अच्छा नहीं लगेगा सवाल सुन के, आई नो दैट। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इज योर फादर रिच? ऑलराइट, so maximum people are answering no, yeah, no comments, alright, some people are answering yes। देखिए जी, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कौन है, ऑलराइट, और वो ऑब्जर्वर किस को देख के बोल रहा है, ऑलराइट। यदि आपका सरनेम अंबानी है, ऑलराइट, तो आप एब्सोल्यूट सेंस में कह सकते हैं हाँ जी रिची है, क्योंकि उनसे ऊपर 20-25 लोग और है दुनिया में, तो बाकी तो रिची मान सकते हैं आप लोग, ऑलराइट। समझ रहे मेरी बात? यदि हम किसी से पूछे कि भाई वो जो जगह है, लेट्स से दिल्ली, या हम कहीं दिल्ली में है, हम किसी से पूछे कि भाई क्या वो जगह दूर है कि पास है, तो ये डिपेंड करता है कहने वाले। समझे मेरी बात? मुझसे कोई पूछे कि बताइए, ऑलराइट, कि कोई शहर ले लीजिए बैंगलोर, ऑलराइट, ये दूर है कि पास है, तो यदि मेरे पास में इतने पैसे कि मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ तो बोलूंगा हाँ यार 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है, 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है, ऑलराइट। मैं फाइटर पायलट हूँ तो बोलो जी 25 मिनट का काम है, फाइटर पायलट से बोलेंगे तो। ट्रेन के ड्राइवर से पूछेंगे तो बोलेगा यार 2 दिन लगेंगे, ऑलराइट। और यदि हम लोग यही चीज सवाल किसी और से पूछेंगे जो कि वॉकिंग करता है एज अ हॉबी, बोलेगा हाँ मैं चलूंगा 1.5 महीने में चलते चलते पहुंच जाऊंगा। तो ये सवाल का जवाब फार और क्लोज would also depend on the person, कि देखने वाला कौन है। देखने वाले का पर्सपेक्टिव आप देखेंगे हर केस में इंट्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का जवाब देने से पहले, ऑलराइट, वो ये भी सोचता है कि उसके पर्सपेक्टिव से क्या है कहानी, ऑलराइट, उसके पर्सपेक्टिव वो अपना भी इनपुट उसमें दे देता है। जैसे कि ये मैंने एक लास्ट पूछा है, दिल्ली आ गया क्या और ट्रेन आ गई क्या। जैसे कि यदि एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन जा रही है दिल्ली की तरफ, ऑलराइट, तो यदि वो ट्रेन में बैठा हुआ बंदा बोलता है दिल्ली आ गया क्या,
सो दैट क्वेश्चन इज डेफिनेटली उसके पर्सपेक्टिव से तो शायद सही है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बंदा, वो क्या बोलेगा उसी सिचुएशन के लिए, ट्रेन आ गई क्या? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि चीजें एब्सोल्यूट या रिलेटिव जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है ना, पूछने वाला, देखने वाला, वो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बात करता, वो बात करता है अपनी स्थिति के हिसाब से। ऑलराइट, वो बात करता है अपनी स्थिति के हिसाब से। कोई इंडिया का फाइटर पायलट है, ऑलराइट, वो बोलेगा कि इस्लामाबाद 5 मिनट का काम है, आप बोलो बम गिराना है क्या? ऑलराइट, कोई आर्मी में वो जो बोलते हैं टैंक वाले लोग हैं, उनसे पूछो कि भाई इस्लामाबाद, वो बोले हाँ साहब यदि ढंग से प्लानिंग करेंगे तो अपन पहुंच जाएंगे जी 1 दिन के अंदर या 6 घंटे के अंदर, यदि अपन को सही तरीके से अपन चल गए तो डिपेंडिंग ऑन कौन है, वो उसी डिस्टेंस को एक तो किलोमीटर में नहीं बोल रहे, टाइम में बोल रहे, वो टाइम में बोल रहे। समझिए मेरी बात को, राइट? तो दुनिया में कोई भी क्वांटिटी के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देते हुए वो खुद का आइडिया, खुद की सिचुएशन, खुद का थॉट प्रोसेस भी उसमें इंक्लूड कर देता है। राइट? किलोमीटर में वो इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज यदि आप किसी फाइटर पायलट से पूछेंगे कि यार मेरे को जो है मालूम पड़ा है फला फला आतंकवादी जम्मू कश्मीर में फला फला जगह पर, सॉरी पाकिस्तान के अंदर, ऑलराइट, उस पर्टिकुलर तरफ उस जगह पर है, ऑलराइट, तो कितना टाइम लगेगा अपन को ये काम करने में? तो बोलेगा कि भाई इतना, मतलब हाउ इज इट, कितने टाइम में करेंगे जब अपन मतलब उधर जाएंगे, तो वो टाइम में बोलेगा। वो ये क्यों बोलेगा इतने किलोमीटर, राइट? सो ये अपन को पता होना चाहिए फिजिक्स की पढ़ाई करने से पहले। क्या पता होना चाहिए फिजिक्स की पढ़ाई करने से पहले? कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी टर्म्स जो फिजिक्स के लॉज में आएंगी, वो टर्म्स, वो चीजें, ऑलराइट, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, राइट? समझ में आ रही है बात? ये चीज मैथ्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी, राइट? मैथ्स कभी आपको ये नहीं बताएगी क्वांटिटी एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर को नहीं समझती है मैथ्स, राइट? कौन सी क्वांटिटीज एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, ऑलराइट? जरा समझते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। रिच एंड पुअर, इज इट एब्सोल्यूट और रिलेटिव? व्हाट डू यू पीपल से, ऑलराइट? Yes for absolute and no for relative. Alright, let's see. Here is a small poll. Okay. Why we are saying it is absolute नहीं है, नो ही मैक्सिमम लोग का आंसर आया, बिकॉज अगेन आप कंपेयर किससे कर रहे हो? ऑब्जर्वर कौन है, वो किसके कंपेयर अपने आप को रिच या पुअर बोल रहा है? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट? इट डिपेंड्स। कोई आदमी जो जिसके पास में 3 वक्त जो आराम से पेट भर के खा ले रहा है, ही इज रिच कंपेयर टू जो कि खाना नहीं खा पा रहा है। कोई आदमी जो आराम से अच्छी जगह पर रह रहा है, जैसे कि लेट्स से, ऑलराइट, वी टेक 3 पीपल इनटू अकाउंट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस आइडिया। यस एग्जैक्टली, रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। 3 लोग ले लेते हैं अपन, ऑलराइट। एक ले लेते हैं बिल गेट्स, ऑलराइट, एक बिल गेट्स, एक अमित गुप्ता, ऑलराइट, और एक ले लेते हैं जो बिल्कुल ही सड़क पे भूखे मर रहा है, ऑलराइट। यदि आप सड़क पे जो भूखे मर रहे हैं उससे पूछेंगे कि अमित गुप्ता और बिल गेट्स में क्या अंतर है,
तो बोलेगा साहब कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों बोलेगा वो? क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में अमित गुप्ता पेट भर के खाना खा सकता है, बिल गेट्स पेट भर के खाना खा सकता है। अमित गुप्ता के पास घर है, उसके पास घर है। और अमित गुप्ता के पास कार है, उसके पास कार है। तो बोलेगा मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ऑन द अदर हैंड यदि आप बिल गेट्स से पूछेंगे कि ये अमित गुप्ता और वो जो भूखे मर रहा है आदमी, सड़क पे है बहुत गरीब आदमी, उसमें क्या अंतर? बोलेगा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के पास मेरे रिलेटिव तो करीब करीब $0 है। You get my point? उसके हिसाब से हम दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिकॉज उसका रेफरेंस फ्रेम इतना ऊंचा है कि वहां के मुकाबले आई एम ऑलमोस्ट सेम एज somebody who has no money, because he has like $100 billion, I don't know how many billion dollars. All right, so that is the idea I wanted to understand. It depend करता है ऑब्जर्वर पे। ये बात मैथ्स की क्वेश्चन आपको नहीं समझाएगी, और ये समझे बिना यदि आपने फिजिक्स शुरू कर दी तो आप उनको सिर्फ मैथ्स की क्वेश्चन की तरह देखेंगे और आगे जाके आप गलत सलत ही करेंगे और कुछ नहीं कर रहे। राइट, लेट्स गो फॉर दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम। याद रखिएगा एब्सोल्यूट के लिए यस है, ऑलराइट। तो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। ओके, पोल दोबारा शुरू करता हूं मैं, क्योंकि सवाल या तो क्लियर समझ में नहीं आया था। ऑलराइट, तो वेलोसिटी क्या है मैं ये पूछ रहा हूं। व्हाट इज वेलोसिटी, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट वेलोसिटी या रिलेटिव? नो फॉर रिलेटिव। Okay, some of you got it wrong. Let's try to understand. All right, let's try to understand this. जैसे कि मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे, all right, और ट्रेन में हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, all right, जिससे हमारे को दोस्ती करनी है, all right, बातचीत करनी है। तो अपन ट्रेन में जा रहे हैं, all right, we are moving in train like this. अब हम इधर बैठे हुए हैं, all right, वो सामने इधर बैठा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ, ऑलराइट, आ रहा है बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है। क्या अंदर बैठे हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है? नहीं, वो तो बोलेगा सामने बैठा हुआ है, वो तो बोलेगा सामने बैठा हुआ है। लेकिन जो सड़क पे खड़ा होके या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके उस ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, वो तो बोलेगा नहीं दोनों बहुत तेजी से चल रहे, हाँ बराबर वेलोसिटी से चल रहे, लेकिन दोनों को जो वेलोसिटी दिखेगी वो अलग अलग दिखेगी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो रिलेटिव क्वांटिटी, वो डिपेंड करती है कि देखने वाला कौन है। राइट, इट डिपेंड्स ऑन हु इज द ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है। आई बात समझ में? Does everybody understand? जिन्होंने नो आंसर दिया था, नहीं, वेलोसिटी सेम कहां से होगी बच्चे? जो बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है वो आपकी वेलोसिटी कितनी बताएगा? ट्रेन में बैठा हुआ बंदा अपनी ट्रेन में साथी की वेलोसिटी कितनी बताएगा? 0 बताएगा, राइट? ट्रेन वाला कितनी वेलोसिटी बताएगा? 0 बताएगा। और लेट्स से ट्रेन चल रही 100 से, तो ट्रेन के बाहर वाला कितनी वेलोसिटी बताएगा? ट्रेन के बाहर वाला 100 बताएगा वेलोसिटी। एक बंदा वेलोसिटी 0 बता रहा है, एक बंदा वेलोसिटी 100 बता रहा है। इसका मतलब वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है ना, आदान की देखने वाला कौन है। क्या वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट हो सकता है? अर्जुन सिंह का तो थॉट आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। कोई चीज या तो एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, राइट? अभी लिखने वाली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, अभी हम एक बेसिक आपको पहले फ्रेमवर्क दे दें कि न्यूटन्स लॉ पढ़ने के लिए हमें चाहिए क्या, ऑलराइट? ऑन द अदर हैंड टाइम
की बात करें, ऑलराइट, टाइम जैसे कि मान लीजिए कितनी देर लगी आपको कोटा से दिल्ली पहुंचने, ऑलराइट, जैसे मैं कोटा में रहता हूँ, दिल्ली पहुंचने और दिल्ली में पढ़ा भी हूँ, तो कोटा से दिल्ली पहुंचने में मैं ट्रेन में बैठूंगा तो भी बोलूंगा 7 घंटे लगेंगे, और यदि मैं ट्रेन के बाहर, मेरे पापा मुझसे पूछेंगे बेटा तुम पहुंच गए क्या, तो मैं उनको भी यही बताऊंगा कि हाँ भाई 7 घंटे लगे, उनको भी पता लगेगा। यदि मैं अपना गूगल क्या बोलते हैं लोकेशन ऑन करके रखूं तो वो देखेंगे कि जो मुझे टाइम लगा यहाँ से वहां तक पहुंचने में मुझे 7 घंटे लगे हैं, ऑलराइट, और मुझे भी यही पता रहेगा कि मुझे 7 घंटे लगे। सो आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन इज एब्सोल्यूट, ऑलराइट, टाइम ड्यूरेशन इज एब्सोल्यूट, वेयर इज वेलोसिटी जो हमको लग रही है ट्रेन में बैठे हुए आदमी को वो अलग लग रही है और बाहर बैठे हुए आदमी को अलग लग रही है। इसी प्रकार से अपन लेंथ की बात करते हैं कि लेंथ जो होती है, राइट, जो रेलेवेंट डाउट पूछेंगे तो मैं आंसर दे दूंगा, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इररेलेवेंट बातें लिख रहे हैं, और राइट, वो आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और राइट, हम लोग आइंस्टीन की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, और राइट, वी आर स्टिकिंग अवरसेल्फ टू न्यूटोनियन फिजिक्स। जब तक हमें पहले न्यूटोनियन फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, हम लोग अब बिल्कुल चांस ही नहीं है कि आइंस्टीन की फिजिक्स को छू भी सके, राइट। और अपन को न्यूटन की फिजिक्स छोड़िए, मुझे तो आप लोगों के जितना अभी तक का इंटरेक्शन है उसको देख के लगता है कि फिजिक्स आपको मैथ्स जैसी लगती है, राइट। तो प्लीज फोकस ताकि आप मैथ्स के बिना फिजिक्स समझ सके, राइट। प्लेन से गया तो भी बेटा प्लेन में बैठे हुए आदमी को भी 1 घंटा ही लगेगा, और जमीन पे बैठे हुए आदमी को भी पता लगेगा कि 1 घंटे में पहुंचा। रिलेटिव कैसे हो गया प्लेन में जाने से, कैसे हो जाएगा प्लेन में जाने से रिलेटिव, राइट। एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मतलब कि जो डिपेंड नहीं करता कि देखने वाला कौन है, जैसे कि टाइम टेकन फॉर मी टू ट्रैवल इन ट्रेन फ्रॉम कोटा टू दिल्ली, वो टाइम टेकन इज नेवर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन देखने वाला कौन है। बेटा स्पीड ऑफ लाइट पे फिजिक्स शुरू नहीं होती, फिजिक्स खत्म होती है, तो प्लीज अपने आप को स्पीड ऑफ लाइट और आइंस्टीन और ब्लैक होल इनसे अभी बचा के रखे। पहले अपन न्यूटन की फिजिक्स तो सीख ले, इनफैक्ट हम लोग फिजिक्स की लॉ कैसे होती है ये तो सीख ले, ऑलराइट। तो एब्सोल्यूट मतलब जो कि सबको एक जैसा लगे, और रिलेटिव मतलब कि जो किसी को कुछ लगे किसी को कुछ लगे, जैसे कि टाइम कितना लगा मुझे कोटा से दिल्ली पहुंचने में, सबके लिए वो सेम रहेगा। दुनिया में मैं 50 लोगों से अपनी लोकेशन शेयर कर दूं, सब बताएंगे कि इस समय पे यहाँ था, इस समय पर यहाँ दिल्ली पहुंच गया, ऑलराइट। लेकिन यदि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ तो मेरा साथ वाला बोलेगा मेरी वेलोसिटी 0 है, और जो जमीन पे खड़ा होगा वो बोलेगा कि मेरी वेलोसिटी 100 है, ट्रेन 100 से चल रही है। now let me ask, length absolute की relative, I'm waiting, poll, length absolute की relative, कमेंट की जगह पोल में लिख देते तो अच्छा रहता। So length is absolute, क्यों, क्योंकि जैसे ये पेन है, ऑलराइट, इस पेन की लेंथ मैं यहाँ बैठ के नापूं, चाहे ट्रेन में बैठ के नापूं, चाहे मैं हवाई जहाज में बैठ के नापूं, इसकी लेंथ की वैल्यू सेम आएगी। लेंथ मतलब क्या है, इफेक्टिवली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये कभी डिपेंड नहीं करने वाला है कि मैं नापने वाले की स्पीड क्या थी, राइट। Again we will be stopping ourselves, restricting ourselves only to Newton's law, right। मैं आपको होमवर्क वगैरह सब मैं दूंगा, आपको खुद से नहीं करना है, आपको खुद से नहीं करना है, एक्चुअली भी मैं बता दूंगा कौन सी करनी है। आपको इतनी जल्दी क्या है, आप जब तक पहले यही नहीं पता होगा कि फिजिक्स में पढ़ते क्या है, फिजिक्स का और मैथ्स की क्वेश्चन का अंतर क्या होता है, आप क्या कर लोगे सवाल सॉल्व करके बेटा, राइट। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस
कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। उदय सिंह, यदि आपने ये क्वेश्चन एक बार और पूछा, मैं आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। राइट, एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे। इफ आई एम नॉट आंसरिंग, दैट मीन्स कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग दिस, कि मैं कहाँ क्या पढ़ाता हूँ। राइट, ओके, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट अगेन बच्चों। प्लीज टाइप मत करिए, नो नीड टू टाइप एनीथिंग, नथिंग, वेट। ऑलराइट, ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी या फिर लेंथ इज एन के। बेटा आपको पता है वेक्टर क्या होते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको वेक्टर्स है। अभी मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चे वेक्टर, तब सीखेंगे ना। आपको वेक्टर आते हैं क्या? नहीं आते होंगे बेटा, विश्वास करिए। राइट, सो जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। इसकी लेंथ इज नेवर एवर गोइंग टू डिपेंड ऑन कि इसको देखने वाला ऊपर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, किधर से देख रहा है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है। राइट, वो छाया की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ का क्या हो रहा होगा। राइट, उसकी खुद की वेलोसिटी क्या, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वो खड़ा है कि चल रहा है, वो बैठा है, वो नॉर्थ फेसिंग है कि ईस्ट फेसिंग है, इन सब पे कभी डिपेंड नहीं करेगी इसकी लेंथ। दैट्स व्हाई लेंथ इज एब्सोल्यूट। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? आंसर पोल, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? ध्यान नहीं देंगे तो होगा ये कि जब इन सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ रही होगी, तब आपको समझ भी नहीं आएगा कि न्यूटन लॉ में अपना इतनी सारी चीजें गायब कैसे हो गई। ऑलराइट, एक्सेलरेशन का आंसर एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि नहीं करता है। ऑलराइट, सो एक्सेलरेशन बच्चों रिलेटिव है। ऑलराइट, क्यों रिलेटिव है एक्सेलरेशन? बड़ी सिंपल सी बात है। ऑलराइट, जैसे कि ये मैंने ऑलराइट दो पेन कैप्स लिए। राइट, जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि एक ऑब्जर्वर इस पेन कैप पे बैठा हुआ है और दूसरे ऑब्जर्वर आप पे। ओके, ये मैंने इन पेन कैप्स को ड्रॉ किया। राइट, जो इस पेन कैप के ऊपर बैठा हुआ था उसके पूरे टाइम ये दूसरा वाला पेन कैप सामने था कि नहीं था? सामने था ना, पूरे टाइम सामने था। तो इसको, इस पेन कैप का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, या यूं समझ लीजिए आप तो इसके सामने था, सामने तो पूरे टाइम वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी? कितनी वेलोसिटी दिख रही होगी पूरे टाइम? इस मोशन के दौरान इस पेन कैप की कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही होगी। कितनी वेलोसिटी दिख रही होगी? कांस्टेंट, जीरो दिख रही होगी ना। राइट, इसको पूरे टाइम इस पेन कैप की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी? जीरो। यदि इसको पूरे टाइम इस पेन कैप की वेलोसिटी जीरो दिख रही होगी, तो इसको कितना एक्सेलरेशन दिखाई देगा? इस पेन कैप का जीरो दिखाई देगा। क्यों जीरो दिखाई देगा? वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। राइट, जबकि आप लोगों के हिसाब से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी ना। तो आपके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इस पेन कैप की वेलोसिटी एक आदमी को कितनी दिख रही है? एक आदमी को इस पेन कैप की वेलोसिटी दिख रही है चेंज होती हुई, बढ़ती हुई, और दूसरे आदमी को इसकी वेलोसिटी दिख रही है कॉन्स्टेंटली जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी रिलेटिव क्वांटिटी। ये सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी एंड में। यदि आप अभी हाँ समझे बिना हाँ बोल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, ट्रेन में भी सेम बात है। ट्रेन में यदि आप आमने सामने बैठे तो आपके हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो है सामने वाले का, और जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो बोलेगा कि ट्रेन की स्पीड धीरे 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 बढ़ती गई और फिर तेजी से चली गई। ऑल राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूं मैं।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? जल्दी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्लोज क्लोज आ रहे हैं आप लोगों के आंसर्स। Okay, very close. 59 for absolute, 41 for relative. All right. Distance traveled is actually relative. क्यों? अगेन बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे सामने जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ऑलराइट, रात को हम दोनों ने गप्पे मारे, वो मेरे सामने वाली बर्थ में सो गया, मैं इधर सो गया। उससे पूछेंगे भाई तू कितना चला, बोलेगा नहीं सामने ही तो था पूरे टाइम, सामने ही था पूरे टाइम, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा वो मेरा? 0 बताएगा। जबकि अगेन मेरे पापा को, जिनको मैंने अपना लोकेशन शेयर किया हुआ, या घर पे अपने बेटे को मैंने अपना लोकेशन शेयर किया, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पापा जो है 500 किलोमीटर चल के गए डिस्टेंस ट्रेवल। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? गूगल मैप पे जो मुझे देख रहा है तो बोलेगा मैं 500 किलोमीटर चल के गया। और जो मेरे सामने बैठा बंदा बोलेगा कुछ नहीं चला, सामने तो सो रहा था। सो यू गेट इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो रिलेटिव। ये सब चीजें बहुत गहराई से, जब हम रेफरेंस फ्रेम्स दोबारा पढ़ेंगे रिलेटिव, तब और बहुत गहराई से समझेंगे ये सब चीजें। लेकिन फिलहाल हमारे को जितनी जरूरत है, हमको इतनी बेसिक क्वांटिटीज आती हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई मैथ्स की इक्वेशन नहीं है फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स में मर जाए तो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव का चांस ही नहीं। क्या समझ में नहीं आया इसमें? भाई ट्रेन में 2 बंदे आमने सामने बैठे हैं, ऑलराइट, और कोटा में वो बैठे और सो गए आमने सामने गप्पे मारते हुए। सो गए, सुबह उठे, पूछा सामने वाले से कि भाई ये बताओ कहाँ पहुंचे, कितना चला सामने वाला? तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा 500 किलोमीटर चला। तो बोलेगा नहीं सामने सो रहा था, मैंने रात भर देखा, कहीं नहीं गया है बंदा। यही बोलेगा ना, कहीं नहीं गया, सामने बैठा सो रहा था। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बंदे के हिसाब से सामने बैठे वाले? 0, राइट। लेकिन जो मेरे घर पे लोग थे वो मुझसे पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा 500 किलोमीटर गया, कल कोटा में था, आज दिल्ली पहुंच गया बंदा। गॉट इट? और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मैंने अभी भी बताया था, एब्सोल्यूट की रिलेटिव। जल्दी, ये तो मैं बता चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके लिए पोल भी नहीं ले रहा, मैं सीधे लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट। क्यों? वही, इट इज लाइक लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेम एज लेंथ। समझिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग चीज थी एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलग चीज है। ये सब फाइन चीजों बच्चों आप ध्यान नहीं दोगे तो आप सिर्फ रट्टे मारोगे सवालों के, वो ट्रिकें सीख लोगे कि जिससे देखो इस ट्रिक से इस तरह के सवाल सॉल्व होते हैं, उस ट्रिक से उस तरह के सवाल सॉल्व होते हैं। और जब वो सवाल में एक फंडामेंटल चेंज करना होता है जेई वालों को, दे नीड टू मेक जस्ट वन फंडामेंटल चेंज, ऑलराइट, कि आप ट्राई भी करो और गलत हो जाए। जेई के सवाल आर लाइक गुड आउट स्विंगर्स। जिनको थोड़ा बहुत क्रिकेट का ज्ञान हो, गुड आउट स्विंगर इज ऑफ स्टंप के आसपास होती है, इसलिए बैट्समैन कोशिश करता है खेलने की, और लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल जाती है, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप पे कैच जाती है। राइट, मैं क्रिकेट का थोड़ा सा ज्यादा ही, हाँ ये बात, राइट। तो जेई के क्वेश्चंस आर लाइक गुड आउट स्विंगर्स, खेलोगे भी और एज लगेगी। तो जेई वाले कभी ऐसा सवाल नहीं देंगे कि आप अटेम्प्ट ना करो, वो ऐसा सवाल देंगे कि आपको, हाँ अरे तो देखा हुआ ना, करता हूँ ना मैं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करवा के वो चाहते, जेई वाले क्या चाहते हैं? आपके पॉजिटिव मार्क्स आए, 0 आए कि नेगेटिव आए? क्या चाहते हैं वो? नेगेटिव ना। तो नेगेटिव के लिए क्या देंगे? ऐसा सवाल जो अटेम्प्ट ही ना करो, कोई फायदा ही नहीं है, राइट। यदि आप बाउंसर मारेंगे तो मैक्सिमम जो अच्छे बैट्समैन छोड़ देंगे, सवाल बहुत डिफिकल्ट दिखेगा, बाउंसर आ रही बैठ जाएंगे, छोड़ो ना यार, टेस्ट मैच चल रहा है, काय को रिस्क लेने का, यदि उधर स्क्वायर लेग पे फील्डर लगा हुआ है, राइट। लेकिन ऑफ स्टंप पे गेंद है और आउट स्विंगर है, तो वो बैट्समैन को खेलना पड़ेगा,
उसको पता ही नहीं है कि गेंद अंदर आ गई तो मैं आउट हो जाऊँ, खेलना पड़ेगा, ललचा के आउट करूंगा। एग्जैक्टली, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? इसीलिए बैटिंग में टेक्निक बहुत जरूरी होती है, वैसे ही फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, ताकि जब एक छोटा सा चेंज हो तो हम बचे रह सके, राइट? चलिए हियर वी गो, बढ़े आगे। चार्ज, एब्सोल्यूट की रिलेटिव? एब्सोल्यूट। मास, ओके, किसी का कोई डाउट रहता है पूछ लीजिए दोबारा। फोर्स जो हमें पढ़ना है, क्या इसके बारे में हमें शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? नहीं, मैंने पूछा नहीं है, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि मैं न्यूटन्स लॉ बिना ये जाने पढ़ लिया फोर्स एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव, तो मेरा न्यूटन्स लॉ किसी काम आएगा? नहीं, मुझे नहीं जानना, मेरे को, मैं बता भी नहीं रहा कि फोर्स रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है। आप तो ये बताओ कि जरूरी है कि नहीं ये जानना फोर्स न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले कि फोर्स एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? मैक्सिमम लोग नो कह रहे हैं। लेट मी आस्क द क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट, is it important to know force is absolute or relative before we begin Newton's law? Please answer, this is the poll. Now you understand न्यूटन्स लॉ या फिजिक्स पढ़ाने से पहले क्यों हमको इतना एक एक छोटी छोटी चीज में पकड़ के चल रहा हूं, राइट? मुझे आपको पुछल्ला बैट्समैन नहीं बनाना है, मुझे आपको टेक्निक वाला ओपनर बनाना है। टेक्निक वाला ओपनर ऑफ स्टंप की गेंद खेल सकता है कॉन्फिडेंटली। कैसे? क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी होती है। टेक्निक कैसे अच्छी होगी? जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ यू एग्री कि हमारे को ये जानना है। मैं थोड़ा सा पुराने जमाने का हूँ, आई एम मोर फैन ऑफ सुनील गावस्कर, ऑलराइट? आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, ऑलराइट? मैंने सुनील गावस्कर को बैटिंग करते हुए देखा हुआ, आई एम मोर फैन ऑफ सुनील मनोहर गावस्कर, ऑलराइट? ओके, बढ़े आगे। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव क्लियर है सबको? कोई डाउट्स? ओके, आई होप जो लोग मुझसे पिछली क्लास तक पूछना चाह रहे थे सवाल कैसे सॉल्व करें, सवाल फास्ट कैसे सॉल्व करें, उनके दिमाग में अब शायद ये वर्ड आने लग गया हो। हाँ, आया कि नहीं आया ये वर्ड? बोले बोले। ओके, चार्ज कैसे एब्सोल्यूट है? चार्ज की वैल्यू बेटा, यदि कहीं पे अपन ने बोला 2 कूलम है, तो दुनिया के हर रेफरेंस फ्रेम से उसकी वैल्यू 2 कूलम भी रहेगी। हमने मास को बोला कि मास जो है वो आधा किलोग्राम है, तो आधा किलोग्राम की चीज को लेके मैं ट्रेन में बैठ जाऊं, हवाई जहाज में बैठ जाऊं, कहीं पे बैठ जाऊं, वो आधा किलोग्राम ही रहेगा, ऑलराइट? आपको मान लीजिए आप जा रहे, मम्मी ने आपको मिठाई दी आधा किलो लड्डू, ऑलराइट? तो वो आधा किलो लड्डू आप कहीं पे भी लेके जाए, वो आधा किलो के बराबर का ही उसके अंदर क्वांटिटीज रहेगी। ये नहीं कि स्पेस में चले गए तो वो आधा किलो लड्डू आप जो है वो 50 लोगों को खिला सकते हैं, और ट्रेन में है तो खुद ही खा सकते थे इतने इतने लड्डू। सो अमाउंट ऑफ मैटर, मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जर्वर कौन, अमाउंट ऑफ मैटर इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज भी डिपेंड नहीं करेगा, राइट? फोर्स का जवाब ढूंढेंगे बच्चों, फोर्स का जवाब ढूंढेंगे। अभी आंसर नहीं दिया है मैंने फोर्स का, अभी मैंने फोर्स का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। यही तो कहानी का हिस्सा है, अदरवाइज हाउ विल यू बी इंटरेस्टेड? याद रखने की चीज क्या है? एक्सेलरेशन रिलेटिव है, ये सबको याद है कि नहीं याद है? एक्सेलरेशन रिलेटिव सबको याद है ना, कि नहीं याद है? ऑलराइट? और फोर्स का मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हम सब ये मानते हैं फोर्स जानना जरूरी है। मैं वेट की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप वेट सोच रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, ऑलराइट? मैं मास बोल रहा हूं, विच इज अमाउंट ऑफ मैटर, ऑलराइट? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मैटर जो डिपेंड नहीं करता, तो थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग रख रहे हैं।
So wow, if you are asking this question, it's a good question. कि सर एक्यूरेट कैसे करते हैं ये बताओ. It's a good question if you are asking that. ये जो बच्चे अभी भी आइंस्टीन की फिजिक्स में है, भैया आप लोग मुझसे बहुत आगे हैं. ऑलराइट, आप लोग को आइंस्टीन की फिजिक्स आती है, मुझ जैसे छोटे आदमी से ना पढ़े. ऑलराइट, मैं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडल इतना ही कर सकता हूँ. मैं आइंस्टीन की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता. ऑलराइट, ऑल इंडिया रैंक 1 की फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ मैं, वो मैंने पढ़ाई हुई है. 3 स्टूडेंट्स मेरे फिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया टीम में जाके गोल्ड मेडल लेके आए हुए. वो फिजिक्स मुझे आती है, आइंस्टीन की नहीं आती बेटा. यू नीड टू फाइंड सम बेटर टीचर जो आपको आइंस्टीन की फिजिक्स पढ़ा है. मास इंक्रीजेस वेलोसिटी, उपकार सरस्वत, मुझे नहीं आता. राइट, आई डोंट नो आइंस्टीन फिजिक्स. राइट, बढ़े आगे. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर. ठीक है, आगे बढ़े. श्योर, चलिए here we go then. 3 चीजें बोली थी मैंने, अभी एक खत्म हुई है. जब तक मैं तीनों चीजें नहीं खत्म कर लूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि एक बार हमने गलत तरीके से लॉ पढ़ लिए, ऑलराइट, तो हमारी वाट लग जाएगी बुरी तरह से. क्योंकि हमने उनको एक बार मैथ्स की इक्वेशन समझ ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी भी कोई डाउट है तो लास्ट चांस है पूछने का. मैं लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करूं, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे होते हैं. ऑलराइट, ईश्वरी, क्या डाउट है आपका? व्हाट इज योर डाउट बेटा? ऑब्जर्वर बेटा, मैंने समझा आपने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? ध्रुव, बार बार एक चीज मत लिखिए, स्पैम मत करिए, मैं बंद कर दूंगा आपको. डाउट देख लो. प्रेशर एब्सोल्यूट, बेटा मैं सारी क्वांटिटीज के जवाब नहीं दूंगा. कुशल की रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है. आई एम नॉट आंसरिंग दैट. जो मेरे को अभी जरूरत है बेटा उतना बता रहा हूँ. फिर वक्त के साथ साथ जब क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स की, उस समय समझते जाएंगे एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बाद में बताऊंगा. अभी अपन को ये नहीं समझना है. अभी अपन को सिर्फ 2 बातें समझनी थी. क्या की ऑब्जर्वर के हिसाब से चीजें अलग अलग हो सकती है और एक्सेलरेशन अलग होता है. कार्तिक जी, क्या डाउट है एक्सेलरेशन के अंदर? सब लोगों ने हाँ बोला था. ऑलराइट, मैं फिर लेक्चर के एंड में फिर आपका डाउट दोबारा लेगा. ओके, ये एक्सेलरेशन भी दोबारा आएगा तब ले लूंगा. चलिए, सो फिजिक्स में जो लॉज होते हैं बच्चों, ऑलराइट, वो लॉज आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं. अभी लिखने वाला शुरू कर दीजिए, लिखना अच्छा रहेगा. फिजिक्स में सारे लॉज यूनिवर्सल नहीं होते, कंडीशनल भी होते हैं. राइट, ये क्या चीज है यूनिवर्सल और कंडीशनल? जरा ये वर्ड समझ ले सबसे पहले. जैसे कि एक बुरी चीज है लेकिन शाश्वत सत्य है, मृत्यु. इज इट कंडीशनल या सबको एक ना एक दिन? व्हाट डू यू से? यूनिवर्सल. राइट, everybody is going to go. It is a universal fact in this world. Alright, जो भी जिंदा है उनको एक दिन जाना पड़ेगा. It's a universal law. Death is a universal law. Alright, being famous, जो भी 7 बिलियन 8 बिलियन लोग प्लैनेट पे हैं, क्या सब फेमस होंगे क्या? नहीं, वो कंडीशनल है. राइट, कंडीशनल है. किस बात पे कंडीशनल है? वो कुछ ऐसा काम कर दे, कोई डिस्कवरी कर दे, या टिकटॉक पे जो है कुछ अच्छा सा तो नहीं होते, अजीब से वीडियो बना दे, ऑलराइट, यूट्यूब पे कुछ कर दे, ऑलराइट, तो दैट वुड बी कंडीशनल कि वो कुछ ऐसा कर दे. ऑलराइट, कुछ भी भूल जरूर अच्छा बुरा कुछ कर दे तो फेमस या इनफेमस कुछ तो हो ही जाएगा. ऑलराइट, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ है वर्ल्ड में सब जगह पर कि मर्डर की सजा हाईएस्ट होती है. ऑलराइट, ऑलराइट, मर्डर की सजा हाईएस्ट होती है हर देश में. कहीं पे वो डेथ पेनल्टी है, कहीं पर वो जीवन कैद है या उम्र कैद है, व्हाटएवर. लेकिन इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि सारी दुनिया में एक ही लॉ है कि इफ यू मर्डर करें किसी का सोच समझ के तो वो आपको फिर बुरी तरह से देखेंगे. ड्राइविंग लेफ्ट करनी है कि राइट करनी है, ये यूनिवर्सल है कि कंडीशनल है? कंडीशनल है.
इंडिया के अंदर लेफ्ट चलाते, अमेरिका में राइट साइड चलाते, राइट। लेकिन मर्डर चाहे वहां करो चाहे यहाँ करो, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल, फांसी या इलेक्ट्रिक चेयर या उम्र कैद, कुछ ना कुछ तो होने के चांसेस अच्छे खासे पंगे हो जाएंगे, राइट। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये एक लॉ है, इंडिया में लॉ है लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना, राइट। तो क्या ये लॉ लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना यूनिवर्सल की कंडीशनल? इट्स अ कंडीशनल, राइट। समझ में आई बात? ऐसे फिजिक्स में भी लॉ होते हैं, जैसे कि एक लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, राइट। जब हम लिखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ G(m1)(m2) by r square, force between 2 point masses, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, देयर आर नो कंडीशन इन्वॉल्व while writing this law. It's a universal law. Every, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यदि दो पार्टिकल लिखे हुए हैं, ऑलराइट, यदि दो पार्टिकल अपन को दे दिए m1 m2 मास के, तो वो एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाएंगे, दैट्स इट। कोई इसमें एक्सेप्शन, कोई कंडीशन कि जी जब वो दाएं हो तो लगाएंगे, बाएं हो तो लगाएंगे, ऊपर हो तो लगाएंगे, नहीं, आर दूरी पर है तो इतना फोर्स लगाएंगे, राइट। दो पार्टिकल, वो m1 m2 में लॉ में लिखा होता है कि वो जो है दो पार्टिकल्स के लिए, आप चाहे तो उसको कंडीशन कह सकते हैं, ओके। यहां ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओम्स लॉ तो लिखा है, लेकिन किसके लिए होता है? फॉर कंडक्टर्स, राइट। यदि हम सेमीकंडक्टर्स ले लेंगे तो क्या ये लॉ वैलिड है? नहीं, इट्स अ कंडीशनल। सेमीकंडक्टर्स के लिए लॉ वैलिड नहीं है। हो सकता है आपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस अभी तक नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये एब्सोल्यूट है। चार मैथ्स की चार इक्वेशंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, इनमें कुछ नहीं है, लिख दिया तो लिख दिया, बस फैक्ट है। देयर इज एब्सोल्यूट एज डेथ। मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे मैक्सवेल की पहली इक्वेशन होती है गॉस लॉ, राइट। सुनिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुनिए तो भी कोई बात नहीं, बहुत डरावनी होती है दिखने में, आपको डराने के लिए लिख देता हूँ एक बार, राइट। आपको लगे ताकि मुझे भी फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत, तो डराने के लिए मैंने लिख दिए, राइट। समझाने के लिए बिल्कुल नहीं लिखी है, 12th में समझाएंगे, राइट। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? नो एक्सेप्शन, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये एक एब्सोल्यूट फैक्ट लिखा गया है, इट्स एन एब्सोल्यूट फैक्ट, कोई कंडीशन नहीं, राइट। ऑन द अदर हैंड, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, होती है कि नहीं होती है, राइट। ये मैं राइटिंग से धीरे धीरे सुधर जाएगी, राइट। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ट्रू है। यदि एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये ट्रू नहीं है, राइट। ये तभी ट्रू होंगी जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तो कंडीशनल है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर नॉट कंडीशनल, वो एब्सोल्यूट फैक्ट है। ओम्स लॉ क्या होता है जिनको नहीं पता? ओम्स लॉ होता है v is equal to IR, राइट। लेकिन ये किसके लिए लगता है v is equal to IR? ओनली फॉर कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होते हैं कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एब्सोल्यूट होते हैं, राइट। इन लॉज को कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती। ऑन द अदर हैंड, बर्नौली की इक्वेशंस होती है, राइट, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, उसके लिए इतनी कंडीशंस लगती है, स्टडी स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो ऑफ नॉन विस्कस न्यूटोनियन फ्लूइड। यदि ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ये लॉ लगेंगे। ये जानना क्यों जरूरी है? अगेन, हम लोग फिजिक्स के लॉ पढ़ने वाले हैं। यदि हमने रट्टा मार लिया, नहीं आपको नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एब्सोल्यूट लॉ कैसे होते हैं, कंडीशनल लॉ कैसे होते हैं, राइट। शिखर वर्मा, you keep on asking this question while I'm teaching, I'm sorry, मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा, so please stop asking same. If it is not relevant,
प्लीज डू नॉट आस्क सच क्वेश्चंस, राइट? आप जो पढ़ा रहे हैं वो पूछिए ना, राइट? यस मैम। कंजर्वेशन लॉ होते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। बस अभी हमको जानना नहीं है, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि इसमें देखिए कितना छोटा बोलना पड़ रहा है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, खत्म। इतना बोला, कहानी खत्म होगी। जबकि इस तरफ यदि हम बात कर लें फ्लूइड डायनामिक्स की इक्वेशन की, तो पता नहीं कितना कितना हमको लिखना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही हम न्यूटन की इक्वेशन की बात करें, कौन सी इक्वेशन, v = u + at, तो हमें बोलना पड़ेगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी वैलिड है। समझ में आई बात? तो जब हम लॉ पढ़ेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, तो क्या हमें शुरू करने से पहले जानना जरूरी है कि नहीं कि यूनिवर्सल है कि कंडीशनल है? कंडीशनल है तो क्या कंडीशन है, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए हमने उनको मान लिया यूनिवर्सल और वो लोग हुए कंडीशनल, तो जेई वालों को क्या करना होगा आपसे सवाल गलत कराने के लिए? वो कंडीशन चेंज कर देंगे। कंडीशन चेंज कर देंगे, आप लोग उसको लगा देंगे एज ए यूनिवर्सल लॉ, पर सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें क्वांटिटीज जानना जरूरी है, एब्सोल्यूट की रिलेटिव है, और हमें ये जानना जरूरी है कि कंडीशनल है कि यूनिवर्सल है। कई बच्चे ये सुन के कि यार लॉ कंडीशनल भी होते हैं, इस तरह के सवाल भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ऑलराइट? आज के पहले 2 लेक्चर इज जस्ट वी आर ट्राइंग, ऑलराइट? ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे ना, उसमें आपको कुछ ऐड करना तो कर लेना। Why do we need conditional? Do we need them? What do you see? Do we need them? Think about it. गाड़ी लेफ्ट में चला है कि राइट में चला है, इसकी जरूरत है कि नहीं? नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी? ट्रैफिक में होगी ना। So we need the conditional laws, alright? Yes, answer is yes, we need conditional laws. लेकिन कंडीशनल लॉज के साथ प्रॉब्लम क्या है? कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ज्यादा डेंजरस कौन से हुए, ऑलराइट? यूनिवर्सल की कंडीशनल? कंडीशनल लॉज आर मोर डेंजरस बिकॉज उनमें कंडीशन एग्जाम वाले को थोड़ी सी चेंज करनी है एंड यू आर गॉन, यू आर गॉन, ऑलराइट? आर कंडीशनल लॉज रॉन्ग? नो 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 नो, conditional laws are correct under the conditions. Under the conditions, conditional law are correct. They are not wrong, but they are not universal. उनको लगाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा, जबकि जो यूनिवर्सल लॉ है उनको लगाने से पहले सोचने की जरूरत कम है। अगम छार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिलेटिव? बेटा मैं एक एक क्वांटिटी का जवाब अगम नहीं दे पाऊंगा कि यूनिवर्सल है कि रिलेटिव है, ऑलराइट बेटा? अगम छाजेर, अभी अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बेटे ये क्वांटिटीज आती जाएंगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्ड भी बहुत क्लियर नहीं है आपको अभी, तो थोड़ा सा वक्त कर लेकर चलेंगे, तो मैं आपको पहले समझाऊं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, फिर बताऊंगा कि एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव। ठीक है अगम छाजेर, नाराज मत होइए, ओके? पहले मुझे समझाना पड़ेगा ना बेटा इस क्वांटिटी का मतलब क्या है, ठीक है? ओके, कैन आर कंडीशनल लॉज यूजलेस? मैं पहले ही आंसर कर चुका हूं, नो, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड देम। कैन वी अवॉइड कंडीशनल लॉज? अगेन आंसर इज नो, वी कैन नॉट अवॉइड देम, ऑलराइट? जैसे कि यदि हम पीछे जाएं, यदि हम लोग ओम्स लॉ ना ले तो बेसिक सिंपल सर्किट जिसपे हमारी सारी जिंदगी चलती है वो नहीं हो पाएंगे, ऑलराइट? बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यदि हम छोड़ दें तो हमसे बहुत सारे सवाल जो सिंपल सिंपल होते हैं, सिंपल जो हमारी लाइफ में चीजें होती है कि भाई ये गिर रही है कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगी, ऐसी चीजें जिससे हम हाइट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत तो है बर्नौली इक्वेशन बेसिक पता हो
तो कम से कम ये समझ सकते हैं कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए कम से कम इतनी स्पीड तो चाहिए होगी, तब जाके वो स्पीड पकड़ पाएगा और उड़ पाएगा. So we need these things. Yes, we may need more laws and more conditions when we go further, but conditional laws को हम avoid नहीं कर सकते. Should we focus in developing? नहीं, आपको कुछ नहीं डेवलप करना है बेटा. वो जब आप साइंटिस्ट बन जाए आप डेवलप कर लीजिएगा. मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको कि जो लॉ बड़े लोग डेवलप करके गए वो यूनिवर्सल भी होते हैं और कंडीशनल भी होते हैं. ठीक है. लास्ट चीज, बस इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ के शुरुआत कर देंगे. राइट. कॉजुअलिटी. तो कॉजुअलिटी क्या होती है? Why do we need conditional laws, Harsh Mishra? Because बेटा we need conditional laws, नहीं तो जो सिंपल इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा. ऑलराइट. सर ऑल यूनिवर्सल लॉज आर एब्सोल्यूट. हाँ, मतलब उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. नहीं, आगे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी. आप जो मजाक में पूछ रहे सर आगे भी इतना इजी लगने वाला है क्या? आगे थिंग्स विल कीप ऑन गेटिंग इजी, बट चूंकि आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है. चैतन्य हकीम, आपका क्या डाउट है? मेरे को दिख नहीं रहे डाउट्स में, क्वेश्चंस में. कॉजुअलिटी में समझा रहा हूं बस. टाइम एब्सोल्यूट कैसे है? बिकॉज बेटा मैं 4 बार समझा चुका हूं. आप या तो वीडियो दोबारा सुन लीजिए, मैंने बहुत चीजें समझाया हुआ है करीबन 4 बार. ऑलराइट, कि कैसे होता है. शायद से आइंस्टीन न्यूटन फिजिक्स दोनों अलग क्यों है बेटा, ये अपने समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट आइंस्टीन के जमाने में भी लोगों को समझ में नहीं आया था कैसे अलग है. अपन को नहीं समझना, अपन को तो न्यूटन की फिजिक्स समझनी है. मतलब कोई स्पीड ऑफ लाइट बोले अपन को तो अपन को उसको बोलना है नमस्ते, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी जेई में फर्स्ट रैंक से भी अच्छी रैंक आने वाली है, आप लेकिन मुझे माफ करें. ऑलराइट, इतना उसको बोल के निकल जाए. यदि कोई बोले स्पीड ऑफ लाइट, ब्लैक होल, आइंस्टीन जैसे ही बोले, आप उसको नमस्ते बोले. बोले बेटा सर ये सॉरी जो भी है आपकी पक्का फर्स्ट रैंक आने वाली है. ऑलराइट, क्योंकि जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसको तो नहीं आता था. ऑलराइट, सेकंड रैंक जिनको पढ़ाया मैंने उनको भी नहीं आता था. तो आपकी फर्स्ट या सेकंड रैंक से भी अच्छी रैंक आने वाली है जेई में, तो आप मस्त रहो. ऑलराइट, मेरी क्षमता ही नहीं कि मैं आपसे बहस कर सकूं, बात भी कर सकूं. कहाँ आप कहाँ मैं, मतलब. ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. चले कॉजुअलिटी की बात करें. फिर हम कॉजुअलिटी की बात करें. कॉजुअलिटी बड़ी सिंपल सी बात थी, तो इसको मैंने थोड़ा लास्ट में कर दिया कि भाई कोई भी दुनिया में अफेक्ट के पहले कॉज होता है. जैसे कि किसी को बुखार आ रहा है. ऑलराइट, तो बुखार आ रहा है तो पहले क्या बुखार आएगा? पहले इन्फेक्शन, तो पहले उसको कुछ बॉडी में इन्फेक्शन हुआ. ऑलराइट, तो उसको फिर बुखार आ रहा. ऑलराइट, तो इन्फेक्शन प्रीसीड्स फियर. ऑलराइट, किसी की अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसके पहले उसने क्या किया होगा? ऑलराइट, उसके पहले उसने पढ़ाई अच्छी करी होगी. तो एक होता है अफेक्ट, एक होता है कॉज. और मैथमेटिक्स की इक्वेशंस कॉज और अफेक्ट को सेपरेट नहीं कर सकती. उनको समझ में ही नहीं आता कॉज क्या होता है और अफेक्ट क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा. ऑलराइट, और एक चीज बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले. एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको बुखार आ रहा है और वो आपको सिर्फ बुखार उतारने की दवाई देता रहता है. अच्छा डॉक्टर है कि बुरा डॉक्टर? सिर्फ बुखार उतारने की दवाई दे रहा है, ना ब्लड टेस्ट करा रहा, ना कुछ करा रहा. इज अ गुड डॉक्टर और अ बैड डॉक्टर? What would a good doctor do? What would a good doctor do? यदि किसी को बुखार आ रहा है तो अच्छा डॉक्टर क्या करता है? कॉज स्टडी करता है. ऑलराइट, वो जानने की कोशिश करता है कि इसको जो ये बीमारी हुई है ये क्यों हुई, व्हाट इज द कॉज. राइट, जब तक वो कॉज नहीं समझेगा तब तक वो कभी भी ऑलराइट आपका सही इलाज नहीं कर पाएगा. सिमिलरली हमको यदि करंट समझना है
तो हमें वोल्टेज अप्लाइड पहले समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि वोल्टेज अप्लाइड वुड बी द कॉज ऑफ करंट। यदि हमें अच्छी मार्क्स लाने तो हमें अच्छी पढ़ाई समझनी पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई कैसे होती है समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मार्क्स बिना ये जाने पढ़ाई अच्छी कैसे होती है लाए जा सकते हैं क्या? सिर्फ आपने टाइम बढ़ा दिया पढ़ाई का कि पहले मैं पढ़ता था 10 घंटे, अब मैंने पढ़ लिया 11 घंटे, तो अब मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं ना, पढ़ने का तरीका भी समझना पड़ेगा ना। गुड स्टडी क्या होती है, तब अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, यदि मुझे किसी चीज का थर्मल एक्सपेंशन करना है, किसी चीज की लेंथ बढ़ गई है, तो उसको हीट सप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह से बच्चों एक्सेलरेशन जैसा हमारी ऑब्जर्वेशन है कि उसका कॉज होता है, क्या होता है उसका कॉज? व्हाट इज कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? फोर्स, राइट? हमने किसी को फोर्स लगा दिया, ये है मेरे हाथ में, राइट? मैंने इसको फोर्स लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये रिमोट एक्सेलरेट हो रहा है। मैंने इसको धीरे कर दिया तो रुक गया, राइट? तो यदि हमें न्यूटन लॉ समझने हैं, यदि हमें न्यूटन लॉ समझने हैं तो हमें उसके पहले क्या समझना पड़ेगा? कॉज ऑफ फोर्स। हमें क्या समझना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ से पहले? कॉज ऑफ फोर्स। वी मस्ट स्टडी कॉज टू अंडरस्टैंड अफेक्ट बेटर, राइट? तो ये तीन बातें आप देखेंगे तो मैथ्स की इक्वेशंस में नहीं होती। मैथ्स की इक्वेशन में आपने लिख दिया कुछ भी, यदि आपने लॉ को मान के बैठ गए कि जी ये तो लॉ इक्वेशन, आप तो मुझे सिर्फ सवाल करना दिखा दो जिसमें मैं ये लगा दूं, तो आपसे कभी सही नहीं होगा। क्यों? तीन रीजन है। आपको कॉज इफेक्ट नहीं पता, कौन कॉज है कौन इफेक्ट है। आपको ये नहीं पता ये लॉ यूनिवर्सल है कि कंडीशनल है। आपको ये नहीं पता है जो क्वांटिटीज है ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। सीधे सीधे में उठाकर ये लगाने के सवाल करा दिए तो आपको सवाल तो करने आ जाएंगे, लेकिन आपको नहीं, मैं मैथ्स की बुराई नहीं कर रहा हूं अश्विनी पांडे, बिल्कुल नहीं। Maths is the most beautiful language. This is the language in which universe is written, science is written, physics is written. But maths do not understand it. ये मैथ्स का काम ही नहीं है, ये मैथ्स का काम ही नहीं है समझना। ये फिजिक्स का काम है ये समझना कि रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है, कॉज है कि इफेक्ट है, राइट? फोर्स, ये जो लॉ है इसकी कोई कंडीशंस है कि नहीं है, राइट? मैथ्स से सुंदर तो लैंग्वेज ही नहीं भाई दुनिया में। Maths is the most beautiful language, but it's a language. It's not thought. It's not thought. Thought is physics. It's just language. Beautiful language. The only language in which physics can be written properly. But if that is the only thought you have, तो आप मरेंगे, फंस जाएंगे, सवाल गलत करेंगे, क्योंकि आपको तीन चीजें नहीं पता होंगी जो मैथ्स को नहीं पता होंगी, जो मैथ्स का काम नहीं। आई बात समझ? राइट? तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि need to interpret many laws of physics, especially written in mathematical form in cause and effect term. यदि हमने उनको cause effect term में नहीं समझा laws of physics को, तो बहुत तकलीफ होने वाली है। Alright? Everybody got it? पक्का? बढ़े आगे? मास क्यों कॉज नहीं है? अरे भाई बड़ा सिंपल है, इसके पास क्या अभी मास है इस रिमोट के पास? यस। क्या अभी एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं। लेकिन यदि मैं इसको फोर्स लगाऊं तब एक्सेलरेट होता है। मास इसके पास दोनों केस में था, पर एक्सेलरेट कब हुआ? जब फोर्स लगाया, तो फोर्स बिकम्स कॉज। लास्ट स्लाइड दोबारा आ जाएगी ना आपके पास, क्या प्रॉब्लम है? ना रीड आउट करने के लिए नहीं है, आप रख सकते हैं अपने पास। बढ़े आगे? आंसर दे दिया मैंने। Should we take print out of these slides? What is the basic difference between absolute and relative quantity?
बताया अनिकेत, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? एब्सोल्यूट। प्रसुख जैन सर, क्या इसका मतलब डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब किसका मतलब भाई प्रसुख सर? अगर रिमोट को स्लाइड करे फिर वही तो बोला मैंने अभी। कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। फाइनली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। रेडी? क्या जिन चीजों का ध्यान रखना है सबको याद रहेगा? तीनों चीजें जरा लिख दे यहाँ पे। किन 3 चीजों का ध्यान देना होगा? किन 3 चीजों का ध्यान देना होगा? एक कॉजुअलिटी, कॉज इफेक्ट क्या है? दूसरी एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है क्वांटिटीज? तीसरी लॉ कंडीशनल है कि यूनिवर्सल है? ये 3 चीजों का ध्यान फिजिक्स पढ़ते हुए अब से हमें हर चीज में रखना है। राइट? हर चीज में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मैथ्स को समझ में नहीं आता। Maths does not understand these 3 things. Right? ठीक है, चलिए फिर। तो न्यूटन के जो 3 लॉ है, राइट, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या वो कभी बात करते हैं क्या कि फोर्स कहां से आ रही है? फोर्स का कॉज क्या है? फोर्स खुद क्या है? अब दोबारा तीनों लॉ एक बार याद करिए दिमाग में। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट and it continues to remain at rest, if it is moving with constant velocity, it continues to move with constant velocity unless and until some external force is applied on it. वो ये तो नहीं बता रहे कि फोर्स क्या बता रहे, फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सेकेंड लॉ F इजिकल टू एम है कि भाई इतना फोर्स लगाओगे तो इतना एक्सेलरेशन आएगा। क्या वो ये बता रहा है क्या आपको कि फोर्स खुद कहां से आया? व्हाट इज कॉज ऑफ फोर्स? नहीं बताते। थर्ड लॉ, यदि हमने फोर्स लगाया इतना तो दूसरी बॉडी भी हम पे उतना फोर्स लगाएगी। क्या इसमें ये बता रही है क्या फोर्स खुद क्या है? फोर्स कहां से आया? नहीं। तो यदि हमने न्यूटन्स लॉ शुरू कर दिए बिना ये समझे कि फोर्स कहां से आया, ऑलराइट, तो क्या तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। नहीं तो छोड़ देते। व्हाई डू वी नीड टू गो सो फंडामेंटल? छोड़ देते। मैं तो कह रहा हूँ लेट्स जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम फर्स्ट। अब आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। लेट्स जस्ट लर्न हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्व फास्ट। और शायद एक्यूरेसी की जरूरत हो किसी को तो बता दो भाई। इस वर्ड एक्यूरेटली की जरूरत हो किसी को लाइफ में। जे का पेपर जल्दी सॉल्व करके आना है कि मार्क्स लेके आना है? आप बोलेंगे तो सीधे अब सवाल सॉल्व करके अपन लोग शुरू हो जाते हैं। छोड़ते हैं फोर्स कहां से आया, क्यों आया, फिजिकल टू एम है, कंडीशनल है, नॉन कंडीशनल है, फोर्स यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल है, कंडीशनल है, फोर्स एब्सोल्यूट है, रिलेटिव, सब चीजें छोड़ी जा सकती है। या फिर फोर्स क्या है ये जानने का प्रयास किया जा सकता है। तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं जर्नी इजी होगी, तकलीफ तो होगी। लेकिन once we are through with these lectures, ये लेक्चर, अगला लेक्चर, न्यूटन्स लॉ आप टीचर्स को पढ़ा सकेंगे, स्टूडेंट्स को छोड़िए। आपके इतने कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएंगे कि आप टीचर को बता सकेंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा। यू वुड
be so clear, so confident in physics, in laws of Newton. आपको समझ में आएगा पहली बार कि अच्छा ये थे न्यूटन के लॉ. जैसे मेरे आइडल रिचर्ड फेनमैन कहते हैं वर्ड जानना और मीनिंग जानना. आपको न्यूटन्स लॉ के वर्ड जानने कि मीनिंग जानना है, बताइए मुझे. यू वांट टू नो ओनली वर्ड्स ऑफ न्यूटन्स लॉ? वर्ड्स तो आपको आते हैं ना न्यूटन लॉ के. रट्टा मार के आ जाए, स्कूल में आते तो है. अभी लिखा देता हूँ न्यूटन के तीनों लॉ. क्या जा रहा है, अभी तीनों लॉ डिक्टेट कराता हूँ, लिख लो. रट्टा मार के लिखा ना स्कूल में, क्या लिखना है. मीनिंग जानना है तो रास्ता तकलीफ होगी. रिचर्ड फेनमैन इज माय आइडल बिकॉज ही इज कंसिडर्ड बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स एवर. शुरू करें. कॉन्फिडेंस चाहिए तो भुगतना तो पड़ेगा. जैसा आर्मी में बोलते हैं प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाते हैं युद्ध में खून उतना कम बहता है. तो जितना कॉन्सेप्चुअल क्लियर हम पढ़ाई करते होंगे एग्जाम में उतने नेगेटिव मार्क्स कम. तो यहां पसीना बहाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में नेगेटिव. करेक्ट. तो पसीना बहाना है ताकि खून ना बहे. खून मतलब मार्क्स, पसीना मतलब तकलीफ. शुरू कर रहा हूं. What is cause of force? I'm waiting for your answers. आप लोगों को क्या लगता है कि फोर्स कहां से आता है? फोर्स का कॉज. पुश और पुल इज नॉट कॉज ऑफ फोर्स बेटा. ये आपने अनफॉर्चुनेटली रटा दिया है. इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि दूर लगाया कि पास लगाया. और एक एनर्जी बोल देंगे तो बेटा मेरा बहुत, मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा हठी आदमी हूँ. मैं फिर पूछ लूंगा एनर्जी क्या होती है. तो अपन ने क्या किया, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन पे डाल दिया और मान लिया एनर्जी तो दिल की फील है. मसल से ही फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होते क्या? राइट. सिर्फ मसल से ही फोर्स आता है. वाह यार. मस्कुलर फोर्स तो बेटा बहुत से पहले जमाने में चला गया. वेव कहां से फोर्स का कॉज हो गया? एक्सेलरेशन भी नहीं है. अब आप गड़बड़ कर रहे हैं मामला. एक्सेलरेशन इसलिए नहीं है बिकॉज अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि फोर्स प्रीसीड्स एक्सेलरेशन. मतलब कि एक्सेलरेशन कहां से आता है? एक्सेलरेशन का कॉज कौन है? ये कॉज था. अभी आप लोगों ने हाँ बोला था और ये अफेक्ट था. तो ऑब्वियसली उल्टा नहीं कह सकते. दिस इज सर्कुलर लॉजिक. आपसे पूछा घर का, आपने बोला दुकान के सामने. पूछा दुकान का, आपने बोला घर के सामने. दिस इज सर्कुलर लॉजिक. राइट. वर्क और एनर्जी कहना एक ही चीज है. सो हियर वी गो. What is force? What is cause of force? There are four causes of force. There are four causes of force. All right. Outside atomic nucleus, there are two causes of force. Two types of force. Coulombic या फिर चार्ज इंटरैक्शन या फिर मास मास इंटरैक्शन. इसका क्या मतलब है मैं बिल्कुल समझाऊंगा. ओके. जब एक मास को ये मालूम पड़ता है कि दूसरा मास, जैसे कि अर्थ एग्जिस्ट करती है, जब इस मास को पता पड़ता है कि अर्थ एग्जिस्ट करती है, दैट इंफॉर्मेशन इट एक्सपीरियंसेस थ्रू समथिंग नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट. इसको पता पड़ना, अर्थ का एग्जिस्टेंस इज थ्रू दिस लॉ ऑफ फिजिक्स, a universal law of physics. This law या this interaction tells it that अर्थ नामक 6400 किलोमीटर का गोला एग्जिस्ट करता है. हाउ ग्रेविटेशन कम्स, इसका आंसर हम नहीं देते, फंडामेंटल है. उसके ज्यादा पीछे जाना है तो आइंस्टीन की 1915 वाली रिलेटिविटी पे जाना पड़ेगा, जो 1905 और रिलेटिविटी की भी 10 गुना डिफिकल्ट वर्जन है. तो वो मेरे पास में नहीं. ऑलराइट. तो इस मास को ये पता पड़ना कि दूसरा मास एग्जिस्ट करता है. ऑलराइट.
राइट, इस मास को ये पता पड़ना, दैट इज थ्रू समथिंग नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जैसे कि अर्थ के पास कोई वेलोसिटी है, अर्थ उस वेलोसिटी से सीधी सीधी नहीं निकल जाती, सन के चारों तरफ घूमती रहती है, राइट। तो सन के चारों तरफ अर्थ क्यों घूमती रहती है भाई? ये सन है, राइट, ये अर्थ है और ये अर्थ के पास वेलोसिटी है, लेकिन ये सीधे सीधे ऐसे नहीं निकल जाती, ये घूम जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फ्रॉम सन। ये अब सेंट्रीपिटल लिख रहे बेटा, आपको नहीं पता सेंट्रीपिटल क्या होता है, विश्वास करिए, ऑलराइट। नहीं पता बेटा, मान जाइए मनीष कुमार, मैं समझाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, विश्वास करिए, ऑलराइट। दूसरा फोर्स, ओके, दैट इज चार्ज इंटरैक्शन। ये क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, ऑलराइट। जैसे कि ये मेरी फिंगर है, इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ का लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? ये टूट के गिर क्यों नहीं जाती? हाथ से अलग क्यों नहीं हो जाती? What is the force which is keeping it attached to my head? Molecular bonds, राजा बिल्कुल सही। वो molecular bonds का अल्टीमेटली कहां से बने? वो चार्ज इंटरैक्शन से बने ना, ऑलराइट। अल्टीमेटली वो सारे फोर्स एटम और मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन से आए। वो सारे फोर्स कहां से आए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आए। ये पेन का ढक्कन गिर रहा है, ये मैंने इसको लगा दिया तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में डेवलप हो गया। अब इस पेन के ढक्कन को गिरने नहीं दे रहा। समझ में आई क्या बात? ऑलराइट। ये फ्रिक्शन वगैरह सब का कॉज अल्टीमेटली मैं प्रूफ कर दूंगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। अल्टीमेटली मेरे हाथ और पेन के बीच में, मेरी उंगली और पेन के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसको हम अभी फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली एटम एटम इंटरैक्शन से ही आया। कर लीजिए नोट, आप कर लीजिए कि फोर्स के दो ही कॉज है आउटसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस, या मैंने हेडिंग डाली आउटसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस। राजा बहुत अच्छा चल रहे हो बच्चे, बहुत सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं आप, वेरी गुड। Yes, all forces outside nucleus can be broken down to these two laws, these two interactions। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ये बात, मैं बस इस पे आ रहा हूँ, ऑलराइट। छोटा सा एक बात कह दूं, इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस दो फोर्स और होते हैं, पर वो अपने काम के नहीं है। ये आएंगे, ब्रीफली आएंगे जेई के लास्ट चैप्टर में, तब हम इनके बारे में बात कर लेंगे, तब तक हम लोग बात नहीं कर रहे, ऑलराइट। इनका नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, नाम जान के कोई फायदा नहीं है, जब ये आएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो अभी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, अभी तो दो ही फोर्स है हमारे साथ, राइट। देयर इज नो कॉज टाइप ऑफ फोर्स अदर देन दीज टू डिस्कस। चाहे आप कुछ भी इंटरैक्शन ले लीजिए, क्या क्या इंटरैक्शन, मैंने हाथ पे ये रखा, राइट, मैंने जो हाथ पे ये रखा, राइट, ये गिर क्यों नहीं रहा? Why it is not falling? क्योंकि मेरे हाथ ने एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया, जो हम सिखाएंगे, ऑलराइट, सिखाएंगे, डोंट वरी, ऑलराइट। लेकिन कुछ कांटेक्ट के ऐसे फोर्स लग रहा है ना, वो कांटेक्ट का फोर्स आया क्यों? एटम एटम इंटरैक्शन से, ऑलराइट। अल्टीमेटली वो एटम एटम इंटरैक्शन से। ये क्यों नहीं गिर रहा? फ्रिक्शन की वजह से नहीं गिर रहा। गिर क्यों रहा था? ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहा था। टूट फूट के अलग क्यों नहीं हो जाता? बिकॉज एटम एटम ने एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स के थ्रू बाउंड कर रखा है, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को थ्रू पता नहीं कोई और फोर्स के थ्रू बाउंड कर रखा है, बट अल्टीमेटली ऑल दोस फोर्सेस जब उनका एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो यही हो जाएगा। इनफैक्ट यदि हम थोड़ा सा देखें नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में, ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आवर वर्ल्ड इज वर्किंग, दिस इज हाउ आवर वर्ल्ड इज वर्किंग। आराम से पढ़ लीजिए। पार्थ, हमारे हाथों में सेल्स है बेटा, सेल्स एटम से ही बने, सेल्स अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने कि नहीं बने, प्रोटीन से और इन सब चीजों से। सेल वॉल में क्या क्या होता है सामान, वो सब चीजें अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब वो अल्टीमेटली एटम्स से जुड़ के बने, राइट।
तो हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो उसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन जानने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बस ये समझ लीजिए कि ये हाथ में ऐसे खिंच रहा है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अभी इतना जानना काफी। ऑलराइट, तो आप तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज जो यहाँ पे चल रही है, दुनिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चला रहा है, वो कौन चला रहा है? वो चला रहे कूलम्बिक फोर्सेस। और बड़े लेवल पे प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, इस लेवल पे दुनिया कैसे चल रही है? थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्सेस चल रही है। यही तो है फोर्स, और कोई नहीं है। आप बोले नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कुछ भी लिया नया, फ्रिक्शन फोर्स, पानी का फोर्स, हवा का फोर्स, सब अल्टीमेटली ये फोर्सेस कहां से आएंगे? कहां से आएंगे अल्टीमेटली ये फोर्सेस? यस, कुशल जावकर ने पूछा कि रिमोट क्यों नहीं गिरा? बिकॉज ऑफ कूलम्बिक इंटरेक्शन। रिमोट टूट के अलग क्यों नहीं हो गया? मैंने तो इतना सा हिस्सा ही पकड़ा, तो रिमोट का इतना सा हिस्सा टूट के अलग क्यों नहीं हो जाता? टूट के अलग क्यों नहीं हो जाता इतना सा हिस्सा? राइट, क्योंकि अल्टीमेटली एक दूसरे से एटम एटम बॉन्ड से ये जुड़े हुए, इसलिए अलग नहीं हो जाता। राइट, नहीं, मैं ये एडिसिव और ये सब अलग फोर्सेस होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए हर्ष बेटा, व्हाट इज फ्रिक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाथ में जब कोई चीज ऐसे रगड़ रही है, उस वाले फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आप तो यूं समझ लो, हाथ यदि आपके चिकने हो तो आप इसको इजीली होल्ड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा ना। हाथ यदि आपके थोड़े से रफ रखेंगे तो पकड़ना इजी होगा ना, किसी भी चीज को होल्ड करना। तो होल्ड करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जहां पे आपको फ्रिक्शन, वो रफ वाला फोर्स इज फ्रिक्शन। उसका अल्टीमेट कॉज क्या है? कूलम्ब। राइट, स्ट्रॉन्गर वीकर बेटा ये अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप प्लीज अपने आप को डिवर्ट मत करिए, प्लीज डिवर्ट मत करिए, फोकस करिए अभी कि हम क्या कह रहे हैं। कि जितने भी फोर्स हम देखेंगे वो दो ही जगह से आ सकते हैं, या तो ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस, बिल्कुल सही, देयर आर ओनली टू बेसिक फोर्सेस। कोई तीसरा फोर्स नहीं है outside nucleus, outside atomic nucleus. There is no other third force. There are only two forces available in this world. Right? एक मास मास इंटरेक्शन होता है और एक चार्ज चार्ज इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा कोई दूसरा इंटरेक्शन इस दुनिया में नहीं होता। ये बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। वी आर देयर। यदि हमें फोर्स का कॉज समझ में आ गया, व्हाट इज फोर्स, बिल्कुल सही समझ। What is force? Force is मास को मास का पता पड़ना, या फिर चार्ज को दूसरे चार्ज की एग्जिस्टेंस का पता लगना, that is force. एक मास को पता लगना कि दुनिया में दूसरा मास एग्जिस्ट करता है, एक चार्ज को ये पता लगना दूसरा चार्ज एग्जिस्ट करता है। वो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर थ्रू फोर्स। एग्जाम्पल क्या, अभी तो लिया था एग्जाम्पल। ये गिरता क्यों है? क्योंकि इसको पता लग जाता है 6400 किलोमीटर का गोला है नीचे इस तरफ जो इसको खींच रहा है। मास और चार्ज दोनों होंगे तो दोनों फोर्सेस लग जाएंगे। हाउ चार्ज चार्ज इंटरेक्ट, वी डोंट नो, वी डोंट नीड टू नो, राइट? कि चार्ज को पता कैसे लगता है चार्ज का, ये नहीं जानना हमें। हमें ये जानना है कि जितने भी फोर्स हम अपने आजू बाजू देखते हैं, हमने किसी चीज को पुश किया, अल्टीमेटली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाउ, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मैं वो बता दूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि वो कहां से आया, तो उसका कोई आंसर नहीं होगा। बस यही है अल्टीमेटली कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप थोड़े से क्यूरियस हो रहे होंगे आप लोग। टाइम एंड होने को आ गया। ऑलराइट, हाउ ग्रेविटेशनल जनरेट, ये हमें नहीं समझना, नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं चाहिए। और कोई डाउट? ये तेजस जरूरी नहीं है कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, प्रखर श्रीवास्तव, अगर दो चार्ज के बीच में कोई सब्सटेंस है, ये सब अभी हम कूलम्बिक फोर्स नहीं पढ़ रहे प्रखर श्रीवास्तव। अभी हम लोग सिर्फ ये मां कहने को तैयार है कि भाई इन दो के अलावा और कोई फोर्स नहीं। Which force is stronger? Tejas not required. प्रखर श्रीवास्तव का दो चार्ज हमको डाइलेक्ट्रिक कूलम्ब फोर्स पढ़ना है। So you are able to catch the pen because of Coulombic force. Yes, बिल्कुल सही।
फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा जब डाइलेक्ट्रिक, ये एक ही बात पूछ रहा प्रकाश श्रीवास्तव, प्लीज डू नॉट स्पैम प्रकाश श्रीवास्तव। कुशल जादेकर, इज फोर्स अ कॉज ऑफ ऑल थ्री? ना 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 ना, फोर्स कॉज नहीं है, वो अलग कहानी है। फोर्स इज कॉज फॉर एक्सेलरेशन, इतना सा। मैं डाउट्स के जवाब दे रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ। सार्थक, मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेंज द थिंकिंग एज जो आप क्वेश्चन, डोंट वरी, हो जाएगी धीरे धीरे साथ में। ऋषिकेश कसर सर, माइक्रोस्कोपिक लेवल मींस अवर डे टू डे लाइफ के जो फोर्सेस है उनको अंदर से जाकर देखेंगे तो उनका कॉज हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखेगा। ऋषिकेश कसर, ये आपके सवाल का जवाब है। अंदर से जाके देखेंगे तो सब जो हमारे आसपास की दुनिया में चीज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करेंगे। व्हाट्सएप नंबर में शेयर नहीं कर पाऊंगा, पॉलिसी के अगेंस्ट है सर। देन व्हाई देन ब्लास्टिंग इज डन, इवन ब्लास्टिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड सर। यू विल टेक स्पेशल क्लास बी, वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब चार्ज को दूसरे चार्ज का पता लगना। मैं क्वेश्चंस के आंसर मैंने जो अभी पूछे उधर वो दे दिए, चैट पे आंसर दे दिए। क्वेश्चंस जिन्होंने पूछा मैंने उनके आंसर्स दे दिए। ऑलराइट, तो आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग न्यूटन्स लॉ की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।